लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। इंडिया में आज 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को डायबिटीज है और करीब 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं, यानी कि जिनके डायबिटीज होने के चांस सबसे ज्यादा है, वो किसी भी पल डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं। इन सभी आंकड़ों को जोड़ लिया जाए तो ब्राजील की इतनी आबादी नहीं होगी जितने हमारे देश में डायबिटीज से परेशान पेशेंट हैं। यूरोप के कई देशों की पॉपुलेशन इसके सामने कुछ नहीं है। आज डायबिटीज के पेशेंट आपको हर घर में मिल जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि जो डायबिटीज या हिंदी की मधुमेह या नॉर्मली शुगर की बीमारी आज हर घर घूम रही है, वो आज की नहीं बल्कि करीब 3,500 साल पुरानी है। 17वीं सदी में पिसिंग एविल नाम से जानी जाने वाली डायबिटीज एक वक्त में बहुत खतरनाक बीमारी हुआ करती थी, जिसमें इंसान का बचना मुश्किल हो जाता था। आज मैं आपको डायबिटीज की हिस्ट्री तो बताऊंगा ही, साथ ही उस जर्नी पर भी ले चलूंगा कि कैसे इसका इलाज टाइम टू टाइम बदलता रहा और मॉडर्न मेडिसिन में इसका इलाज ढूंढने में एक लंबा टाइम लग गया। अब इस बीमारी का पता कैसे चला, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि मैं आपको सुनाने वाला हूं इस वीडियो में। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि एक एक दवा के पीछे कितनी बड़ी रिसर्च और कितना लंबा टाइम लगता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि हमारे देश में तरह तरह की बीमारियां खासतौर पे कोविड के बाद से बढ़ने लगी हैं। जैसे कि यंगस्टर्स में हार्ट अटैक से होने वाली डेथ जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है इस समय। तो मैंने सोचा कि हम हिस्ट्री कनेक्ट पर इतिहास बताएंगे बीमारियों का, कि किस तरह से कौन सी बीमारी कितनी पुरानी है, उसका इलाज कैसे ढूंढा गया, कौन से ऐसे टैबू हैं मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए। इन सभी चीज़ों की एक सीरीज में लाना चाहता हूं। अगर आपको ऐसी सीरीज चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पुराने टाइम में जब भी कोई इन्फेक्शन होता था जिसका लोगों के पास इलाज नहीं होता था, तो कई लोग उस इन्फेक्शन से मर जाया करते थे। एक बार इन्फेक्शन फैलने से गांव के गांव साफ हो जाते थे। इसी सिचुएशन में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डायबिटीज का पता कैसे चला, कैसे ढूंढी गई ये बीमारी। तो उस टाइम पर एक शख्स को एक बीमारी लेकर एक आदमी आया। इस आदमी को जो बीमारी थी वो वैद्यों ने कभी देखी नहीं थी, ना कभी सुनी थी। ये शख्स बहुत ज़्यादा पानी पीता था, उसे बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता था और बहुत ज़्यादा भूख भी लगती थी। फिर वजन कम हो जाता था और 1-1.5 महीने में ही उसकी डेथ हो जाती थी। ऐसा केस इन वैद्यों के सामने कभी आया ही नहीं था। फिर 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक फिजिशियन के असिस्टेंट ने देखा कि जहां पर डायबिटीज के पेशेंट यूरिनेट करते हैं वहां पर बहुत सारी चींटियां इकट्ठी हो जाती। फिर जब फिजिशियन को ये बात पता चली तो उसने और भी जगहों पर यही बात नोटिस की, सब जगह सिमिलर था। फिर डायबिटीज के पेशेंट का यूरिन सैंपल लिया गया और उसे टेस्ट करके यानी चख कर देखा गया। तो जब इसे चख कर देखा गया तो ऐसा लगा जैसे कि पानी में किसी ने शहद घोल दिया। यहां से इस बीमारी में एक और शब्द ऐड कर दिया गया, डायबिटीज मेलाइटस, और इंडिया में इसे जो प्रमेह रोग कहा जाता था पहले, इसे मधुमेह कहा जाने लगा। अब अगर लिखित इतिहास में झांकें तो इजिप्ट में 1550 ईसा पूर्व में एबिरस पैपिरस नाम के ग्रंथ में ऐसी बीमारी का लिखित जिक्र मिलता है। पश्चिमी देशों में इस बीमारी को डायबिटीज नाम दिया गया, जो कि लगातार यूरिनेशन की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में ऐसी बीमारी से पीड़ित लोगों को प्रमेह रोग के नाम से जाना जाता था, जो बाद में मधुमेह बन गया। अब दोस्तों, नाम तो बदल गया था, लेकिन इलाज करे कैसे वो किसी को नहीं पता था, क्योंकि ये बीमारी उस टाइम पर बिल्कुल नई थी। खास बात यह है कि करीब 3,000 साल पहले जब डायबिटीज की खोज हुई थी, तब उस जमाने में भी हर्बल मेडिसिन चला करती थी। जड़ी बूटी, भस्म और फल फूल या और सब्जियों के रस जैसी चीजों से लोगों का इलाज होता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी इन इंग्रेडिएंट्स को फूड सप्लीमेंट के तौर पर यूज किया जा सकता है। मार्केट में ऐसा ही एक प्रोडक्ट है वंसार 45 डाय बैलेंस जूस। इसमें करेला, जामुन, नीम, मेथी, आंवला और बेल जैसी कई नेचुरल जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि पनीर, डोडा और दाल चीनी जैसी चीज़ें भी इंक्लूड की जाती हैं, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन किया जा सके और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को ठीक किया जा सके। खास बात यह है दोस्तों कि इसको किसी भी एज का इंसान ले सकता है। बस करना यह है कि इसका 30 ml 1 कप पानी में मिलाकर पीना है, जिससे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। आप इसे नीचे दिए गए लिंक से चेकआउट कर सकते हैं। अब जब ये पता चल गया दोस्तों कि यूरिन मीठा होता है डायबिटिक पेशेंट का, तो भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि आखिर ये बीमारी होती क्यों है और कैसे हो जाती है। तो टाइम के साथ कई अलग अलग थ्योरीज बनाई गई। मसलन कुछ लोगों का कहना था कि ये किडनी से जुड़ी हुई बीमारी है। अब सबसे पहला अंदाज़ा यही लगाया गया था
क्योंकि लोगों को लगा था कि यूरिन मीठा होता है, लोग लगातार पानी भी पी रहे हैं और फिर यूरिनेशन भी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों को लगा कि ये पेशेंट के खाने पीने से जुड़ी दिक्कत है, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट जो है वो खा पी तो खूब रहे हैं लेकिन उनकी बॉडी में कुछ नहीं लग रहा है, उल्टे वेट बहुत तेज़ी से लूज हो रहा है। फिर कुछ लोगों को लगा कि ये ब्रेन से जुड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्रेन के कंट्रोल में कोई सिस्टम नहीं रह जाता। फिर कुछ अंधविश्वासी भी थे, जैसा उस टाइम पर चलता था, जिनका ये मानना था कि ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि भगवान का अभिशाप है, जिसमें पाप की सजा मिलती है और सजा भी तड़प तड़प कर मरना लिखी हुई थी। खैर, उस समय पूरी बातें इस बीमारी को लेकर पता नहीं थी, इसलिए ट्रायल और टेस्ट का एक बहुत लंबा दौर चला। लोगों ने जड़ी बूटी से लेकर पेशेंट के खाने पीने तक को बंद करना शुरू कर दिया। इससे उन्हें रिजल्ट भी काफी हद तक ठीक ठाक मिलने लगे। एंशिएंट ग्रीस और रोम में एक्सरसाइज करना और कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चावल जैसी चीजों के खाने पर रोक लगा दी गई। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इस बीमारी के और भी लक्षण सामने आने लगे थे और बीमारी धीरे धीरे बड़ी होती नजर आने लगी थी। अब जाहिर है कि अभी भी बीमारी कैसे होती है ये सही से नहीं पता था लोगों को, बस लक्षणों का इलाज किया जाता था। जैसे अगर आज के केस में आप डेंगू किसी को हो जाता है तो उसके इलाज में अगर प्लेटलेट डाउन है तो उसकी दवा दी जाती है, फीवर और वीकनेस के लिए दवा दे दी जाती है, लेकिन प्रॉपर डेंगू की कोई दवा मौजूद नहीं है। लेकिन 19वीं सदी में यानी 1800 के बाद बहुत तेजी से इस फील्ड में तरक्की हुई। इस टाइम तक इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था और इसी वजह से कई साइंटिफिक इन्वेंशंस भी हो रहे थे। ब्रिटिश, जर्मन और फ्रेंच साइंटिस्ट इस टाइम पर बायोकेमिस्ट्री पर भी काम कर रहे थे। उन्होंने ये थ्योरी दी कि फूड के अंदर फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है और यही हमें एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा लीवर भी शुगर बनाता है और हमारे ब्लड में भी शुगर होता है और डायबिटिक पेशेंट का यूरिन मीठा होता है क्योंकि इसमें शुगर है। इस तरह की उस टाइम पर कई सारी डिस्कवरीज हुई, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो हुई थी वो एक गलती से हुई थी। ये गलती ऐसी थी जिसने डायबिटीज को लेकर जो समझ थी उसे कई गुना आगे बढ़ा दिया। एक साइंटिस्ट थे वॉन मेरिंग, वो बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। उनके पास एक उनकी पालतू बिल्ली थी जो उनकी फेवरेट थी। एक दिन उनकी गली के एक आवारा कुत्ते ने उनकी बिल्ली को मार दिया। इस बात से मेरिंग बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने उस कुत्ते को पकड़कर उसका ऑपरेशन किया और उस कुत्ते का पैनक्रियाज निकालकर अलग कर दिया। उन दिनों में दोस्तों पैनक्रियाज को लोग मामूली बॉडी पार्ट समझते थे जिसका बहुत काम नहीं होता था। अब वॉन ने उनका पैनक्रियाज निकाला क्यों, इसके बारे में उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन ऐसा करने से उस कुत्ते में डायबिटीज के सिम्टम पैदा हो गए। उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी, भूख लगी और कुछ ही महीनों में उस कुत्ते की मौत हो गई। इस गलती से ये पता चला कि इतने दिनों से जिस बीमारी को किडनी की, पेट की या फिर कोई भगवान का कनेक्शन माना जाता था, वो एक्चुअली बीमारी पैनक्रियाज से जुड़ी हुई थी। यानी कि डायबिटीज का जो कनेक्शन है वो पैनक्रियाज से है। फिर कई कुत्तों पर इसका एक्सपेरिमेंट करके ये बात साबित भी हो गई। यहीं से पैनक्रियाज को भी इंपॉर्टेंस मिलने लगी। नहीं तो इससे पहले डॉक्टर ये मानते थे कि पैनक्रियाज का हमारी बॉडी में कुछ खास काम है नहीं। फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। डॉक्टर्स ने 2 डॉग्स लिए, इसमें से एक का पैनक्रियाज निकाला गया, उसे डायबिटिक बनाया गया और दूसरे का पैनक्रियाज निकालकर उसके पैनक्रियाज का जूस लिया गया और दूसरे डायबिटिक डॉग को इंजेक्ट कर दिया गया। इससे हुआ ये कि जिसको इंजेक्शन लगाया गया था वो डॉग जो है ठीक हो गया था। इस एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चला दोस्तों कि पैनक्रियाज कोई ऐसा केमिकल तो बनाता है जो बॉडी में शुगर को मैनेज करने में हेल्प करता है। तो पैनक्रियाज कोई ना कोई ऐसा केमिकल बनाता है। फिर कुछ सालों बाद लगातार रिसर्च से ये भी पता चला कि पैनक्रियाज जो केमिकल बनाता है उसका नाम इंसुलिन है। इंसुलिन की खोज साल 1916 में एडवर्ड शेफेसर ने की थी, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी। ये इंसुलिन एनिमल इंसुलिन था। इसका इंजेक्शन लोगों को लगाने से शुगर लेवल तो मेंटेन हो जाता था, लेकिन इससे एलर्जी होने लगती थी और आदमी एलर्जी से मर जाते थे। फिर यहाँ पर यह थ्योरी आई कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है, इसलिए अगर हम ऐसा इंसुलिन बना लें जो ह्यूमन बॉडी को सूट करता हो तो डायबिटीज का ट्रीटमेंट हमें मिल गया समझो। 1920 के आसपास ऐसी ही कोशिशें चल रही थी। फिर 1921 में फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने जॉन मैक्लियोड और जेम्स कॉलिप के साथ मिलकर एनिमल्स के पैनक्रियाज से इंसुलिन को निकालकर इंसानों के लिए यूज करने का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। यह एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में हो रहा था। जल्दी ही उन्होंने एक ऐसा इंसुलिन बना लिया जिसके इस्तेमाल से ना तो एलर्जी का खतरा था और ना ही शुगर लेवल को मेंटेन करने में दिक्कत थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इसका एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया जाए, क्योंकि कोई भी एलर्जी की वजह से होने वाली मौत का रिस्क कैसे लेता। इसी टाइम पर उन्होंने एक केस देखा।
केस ये था कि एक 14 साल के बच्चे को डायबिटीज की प्रॉब्लम थी। इस बच्चे का नाम लियोनार्ड थॉम्सन था। वो बहुत कमजोर बच्चा था और उसको खूब यूरिनेशन की प्रॉब्लम थी, वजन बढ़ नहीं रहा था। डॉक्टर्स ने लगभग उसे जवाब दे दिया था, अगर तुरंत ट्रीटमेंट ना मिले तो उसकी मौत तय थी। ऐसी हालत में साइंटिस्ट ने थॉम्सन पर एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। जब उन्होंने अपना नया इंसुलिन इस बच्चे को इंजेक्ट किया तो उस बच्चे की कंडीशन बहुत तेजी से इंप्रूव हुई। उसका वजन जल्दी से बैलेंस हो गया और इस तरह से ह्यूमन यूज के लिए इंसुलिन की खोज हो गई। इसके लिए 1923 में फ्रेडरिक बैंटिंग और उनकी टीम को नोबेल प्राइज भी दिया गया, क्योंकि उन्हें उस बीमारी का हल मिल गया था जो 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। 1923 से ही फिर इस इंसुलिन का मास प्रोडक्शन शुरू हुआ, जिसने डायबिटीज से होने वाली लाखों मौतों को होने से रोक लिया। शुरुआत में ये इंसुलिन काउज और पिग्स से निकाला जाता था, लेकिन 1982 आते आते रिकॉम्बिएंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक सिंथेटिक इंसुलिन बना लिया गया। अब दोस्तों, ये था इतिहास डायबिटीज के ट्रीटमेंट का, जिसमें कई सालों की मेहनत के बाद इस बीमारी के इलाज के बारे में पता चला। हालांकि आज भी डायबिटीज के लिए इंसुलिन का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन डायबिटीज की जब प्रॉब्लम सामने आती है तो लोगों को सलाह वही हजारों साल पुरानी नेचुरल चीज़ों के इस्तेमाल के लिए दी जाती है। जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज हो जाता है तो करेला खाना, जामुन के बीज या फिर दूसरी जड़ी बूटियां या फिर इनसे बनाए हुए रस का एक पूरा प्रोडक्ट आपको दिया जाता है, जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये थी कहानी डायबिटीज़ की हिस्ट्री की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर चेकआउट करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.